हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमने अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं इंडियन पॉलिटी के। पहला लेक्चर था अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड अपना जो लेक्चर था वो था सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड जो अपना लेक्चर था वो था प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, सब अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और वो है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में क्या प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो कहते हैं, उनके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छे से समझेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो बने रहिएगा साथ में। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक, सब शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यही हमारे मोटिवेशन का एक आधार है, और हम आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं और प्रोवाइड करवा देंगे। पूरा इंडियन पॉलिटी कोशिश करेंगे कि और भी बाकी लेक्चर्स आपके सामने लाया जाए, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। देखिए, इसमें जो पहला अपना आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात कर रखी है। ठीक है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में ये बोल रखा है कि कोई भी जो नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात कर रखी है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसमें जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 है उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, सेकेंड द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ सेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। थर्ड जो फर्स्ट का क्लॉज है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल बी कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। ठीक है, देखिए एक्वायर्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इस पर फोकस कीजिएगा। तो देखिए, इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली बात ये कह रखी है कि इंडिया इज़ भारत, इसका मतलब ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी उसमें जब डिस्कशन चल रहा था तो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। एक बोले थे जो परंपरागत नाम भारत है वही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया जाए। जो एक दूसरा वर्ग था वो कह रहा है कि नहीं, इंडिया नाम रखा जाए। तो क्या नाम फाइनल किया जाए, क्योंकि सबकी बात मानना ज़रूरी था, तो दोनों नाम को एज इट इज शामिल कर लिया गया। ठीक है, दोनों को ही शामिल कर लिया गया, इसीलिए बोला गया कि इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब जो इंडिया है वो भारत ही है। ठीक है, और वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों के संघ की बात करी गई है। फिर इसमें जो आगे बात करी गई है कि कोई भी जो स्टेट्स वगैरह होंगे, ठीक है, जो स्टेट्स होंगे, ठीक है, तो जो ये देश का नाम दिया गया है इसके पीछे 2 रीजन्स होंगे। स्टेट्स वगैरह जो बनाए गए, स्टेट ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट, सॉरी, यूनियन ऑफ द स्टेट की जो बात कर रखी है, यूनियन ऑफ स्टेट की। ठीक है, इसके 2 मीनिंग है, इसके 2 मीनिंग है, यूनियन ऑफ स्टेट के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि जो राज्य होंगे, कोई भी स्टेट होगा वो अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, राज्य है, ठीक है, राज्य है वो अलग नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो इंडिया के साथ ही रहेंगे। दूसरा है कि इसका मतलब है कि राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है, ये राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ये बात स्पष्ट से, मतलब इनका जो मतलब है वो यही कह रखा है कि राज्यों के साथ ये कोई समझौता नहीं है कि यूनियन ऑफ स्टेट बनाया है तो राज्यों के साथ समझौता है। तो राज्यों के साथ समझौता अगर होता तो इसका मतलब ये होता कि राज्य जब चाहे अलग हो जाए। तो ये दोनों ही बात नहीं, ना तो समझौता है और ना ही, ठीक है, ना तो राज्यों के साथ ये समझौता है और ना ही राज्य है वो यूनियन से अलग हो पाएंगे। ठीक है, ये यूनियन ऑफ द स्टेट का मीनिंग है। ठीक है, फिर इसमें जो 3 श्रेणियों में डिवाइड कर रखा है कि टेरिटरी सेल बी कंप्राइज। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर
सेल बी कंप्राइज, ठीक है, इंडिया सेल कंप्राइज। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो भाग होंगे वो 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि एज ए स्टेट हो सकता है, स्टेट के रूप में डिवाइड कर दिया जाए। फिर हो सकता है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, ठीक है। फिर हो सकता है कि कोई एक्वायर किया गया हो अलग से, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्वायर कैसे कर सकते हैं किसी को भी? देखिए, जो सोवरेन कंट्री होती है, कोई भी सोवरेन कंट्री, उसके पास ये राइट्स होते हैं, ठीक है। संप्रभुता का मतलब जो होता है उसमें एक मतलब ये भी होता है कि कोई भी सोवरेन स्टेट है तो वो इंटरनेशनल जो लॉज बने हुए हैं जो इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं उन इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग वो किसी भी क्षेत्र को एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के श्रेणियों में बांटा जा सकता है इंडिया। अब ये किस लिए बांटा जा सकता है? ये बांटा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने वो इजीली हो पाए, ठीक है। प्रशासनिक जो भी कार्य होंगे, जो प्रशासनिक कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स हैं वो आसानी से किए जा सके, उनके लिए राज्यों का अलग अलग राज्यों का गठन किया जाएगा। इनका मतलब ये नहीं है कि हम राज्यों को अलग कर रहे हैं, प्रशासनिक काम इजी हो सके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इसलिए हम राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं, ठीक है। तो स्टेट होते हैं, स्टेट होता है, स्टेट का अपना, स्टेट और सेंटर के बीच में, स्टेट और सेंटर इनके बीच में जो पावर्स होती है वो पावर शेयरिंग होती है, ठीक है। पावर का बंटवारा कर रखा होता है, पावर शेयरिंग होती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती है वो सेंटर के अंडर आती है, ठीक है। सेंटर का पूरी तरीके से पावर काम करता है कि यूनियन टेरिटरीज होगी उनमें जो सेंटर अपने हिसाब से कोई भी कानून लागू करना हो वो संसद के द्वारा करवाएगा, ठीक है। जो एक्वायर क्षेत्र होते हैं, अब एक्वायर किस बेसिस पे किया जा सकता है? एक्वायर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जो लिखा गया है वो ये है कि अगर कोई भी अगर स्टेट है, जैसे कोई भी स्टेट है, उसने अपनी जो भी सत्ता है, ठीक है, वहाँ की सत्ता है वो इंडिया को दे दी हुई या किसी भी कंट्री को दे दी गई हो, तो वो कंट्री अपने पास उसको अपने पास रख लेगा कि हाँ ये अब मेरी संपत्ति है, हमारे देश का एक भाग हो गया, ठीक है। या अगर युद्ध में जीत लिया हो, ठीक है, युद्ध में अगर जीत लिया गया हो या ठीक है, या हार गया हो अगला कंट्री तो उससे ले लिया गया हो, तो ये 2 बेसिस होते हैं किसी भी अन्य क्षेत्र को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि युद्ध करके किसी भी क्षेत्र को जीता गया, अगर जीत लेते हैं तो उस पर अधिकार उसी कंट्री का होगा जो कंट्री विनर है, ठीक है। आया होगा समझ में? आर्टिकल 1 का मतलब ये है, जो टेरिटरी के बारे में जो भी डिवाइडेशन कर रखा है इंडिया में। आर्टिकल 2 में ये बात कर रखी है कि कोई भी राज्य अगर उनका गठन करना है, ठीक है, किसी भी राज्यों का एडमिशन, नए राज्य आ रहे हैं, ठीक है, जो न्यू स्टेट्स आ रहे हैं उनका एडमिशन करना, एडमिशन माने प्रवेश, और इस्टेब्लिश मतलब उनका गठन करना, ठीक है। जो नए राज्य एक्वायर किया गया, तो आर्टिकल 2 में मेनली उन्हीं के बारे में बात कर रखी है जिनको एक्वायर किया गया है, ठीक है। याद रखना, आर्टिकल 2 में जो बात कर रखी है वो अन्य राज्यों को एक्वायर करने की बात कर रखी है, और एक्वायर करने वाले राज्य होंगे जैसे कि एग्जांपल के लिए सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम है, उनको एक्वायर किया गया है बाद में, क्योंकि जब कंट्री बना था उस समय सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। गोवा हो गया, ठीक है, गोवा क्या है, इंडिया का ही, गोवा पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में बना है। इसी प्रकार से तो अलग दमन दीव का एरिया हो गया, नगर हवेली हो गया, दादर एवं नगर हवेली हो गया, ठीक है, पांडिचेरी हो गया। तो ये क्या हो गया? ये एक्वायर किए हुए एरियाज है, ठीक है, एक्वायर किए हुए एरियाज है। तो ये आर्टिकल 2 के तहत इनका गठन किया गया है, इनका एडमिशन किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर जो पहले से राज्य नहीं बने हुए हैं, पहले से इंडिया में स्टेट है और उन स्टेट का ही पुनर्गठन करना है, तो वो आर्टिकल 2 के तहत होगा, ठीक है, पुनर्गठन करना होगा। अगर पुनर्गठन करना हो तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। क्या समझ में आया आपको? देखिए, कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा जैसे भी बनेगा कोशिश करें, ठीक है। अब ये इंडिया मान लीजिए, सिक्किम पहले पार्ट नहीं था, अब क्या हो रहा है, सिक्किम अगर इंडिया का पार्ट बन रहा है, सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया, देखिए मैं आपको रेड कलर करके दिखा रहा हूँ, जहाँ तक सिक्किम बन गया, यहाँ पर दादर नगर हवेली है, वो इंडिया का पार्ट बन गया, पांडिचेरी था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, ठीक है। तो जैसे ये इंडिया के पार्ट बने, ये गोवा भी यहीं पर है,
पार्ट पहले नहीं थे, लेकिन बाद में इंडिया ने इनको एक्वायर कर लिया, क्योंकि इनकी सतह अलग अलग कंट्रीज़ के पास थी। ठीक है, जैसे फ्रांस के पास थी, पुर्तगालियों के पास ये ज़मीन थी, तो उनसे लिया गया था। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 2 के तहत इनको अपने अंदर गठन किया गया था। लेकिन अब मान लीजिए जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश था, उसको मद्रास से अलग कर दिया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर। तो ये क्या हुआ, ये आर्टिकल 3 के बेसिस पर किया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल 3 के बेसिस पर किया गया था। तो इसका मतलब जो अभी भी कोई मान लीजिए स्टेट है, जैसे यूपी इतना बड़ा कंट्री है, स्टेट है मान लीजिए, इसका 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, अलग अलग 2 राज्यों में बंटवारा कर दिया जाता है, तो क्या होगा, ये आर्टिकल 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि पहले से ही है तो इनका गठन ही करना है अब नया, तो नया गठन करने के लिए आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का गठन कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 3 में बात कही गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 में एक बात कह रखी है, जो कुछ कंडीशंस है। ठीक है, आर्टिकल 2 में कोई कंडीशंस नहीं दे रखी, आर्टिकल 3 में कुछ कंडीशंस दे रखी है कि कोई भी अगर स्टेट है, ठीक है, और अगर स्टेट का पुनर्गठन करना है, ठीक है, तो किस किस बेसिस पर पुनर्गठन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए राज्य है, उसकी सीमा है, पहली बात तो किया जा सकता है कि तो उसकी जो भी टेरिटरीज है उनको इंक्रीज करना। ठीक है, टेरिटरीज को डिक्रीज करना, उसका जो नेम है उसमें चेंज करना। ठीक, अगर नेम में ही चेंज कर दिया जाए तो ये क्या किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। तो इनके लिए अब तीन जो कंडीशंस है वो ये है। पहली कंडीशन ध्यान रखना है कि कोई भी अगर इस प्रकार का कोई भी ऑर्डिनेंस अगर लाया जाए, ठीक है, ऑर्डिनेंस अगर लाया जाए कि कोई भी स्टेट है उनका पुनर्गठन करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है, उसकी प्रायर कंसेंट होनी ज़रूरी है। कोई भी अगर ऑर्डिनेंस लाया जाएगा तो प्रायर कंसेंट प्रेसिडेंट की, ठीक है, पूर्व अनुमति प्रायर कंसेंट की ज़रूरत होती है। अब प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति के बिना वो ऐसा ऑर्डिनेंस ही नहीं लाया जा पाएगा, याद रखना। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि किसी भी स्टेट का अगर पुनर्गठन करना है तो उस स्टेट के पास पार्लियामेंट का ये कर्तव्य होगा कि पार्लियामेंट उस जो भी बिल लाया गया है वो संबंधित रिलेटेड जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव के पास भेजा जाएगा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, फिर उनके लिए एक लिमिटेड टाइम होगा। ठीक है, फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि आप इसी टाइम पीरियड में बताइए कि आपके नाम को चेंज करना है, आपका पुनर्गठन करना चाह रहे हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये पार्लियामेंट, लेकिन अगर फिक्स टाइम में अगर वो बताएं या ना बता दें तब तो ठीक है, नहीं भी बताए तब भी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। इसका मतलब स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो स्टेट एज ए स्टेट बना रहेगा, उसकी बात मानी जाएगी कि आपको मानना ही मानना। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन क्या हो गया कि सेंटर है वो, या सेंटर हो गया, पार्लियामेंट बोल दीजिए, या प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पारित किया है, ठीक है, ऑर्डिनेंस लाया गया प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से, वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास गया है। ठीक है, तो उसको मानना और ना मानना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, चाहे उन्होंने अनुमति दी होगी, ठीक है, हमारे राज्य का पुनर्गठन कीजिए, या उन्होंने अनुमति नहीं दी होगी, पुनर्गठन नहीं करना है, तो सेंटर पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने हिसाब से ही काम करेंगे, पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम करेगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि कोई भी स्टेट है, ठीक है, कोई भी जो स्टेट्स वगैरह हैं वो स्टेट हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कभी भी उनका पुनर्गठन किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, उनका बंटवारा किया जा सकता है अलग अलग राज्यों में। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंडिया में बात कही जाती है, ठीक है, इंडिया के लिए एक बात कही जाती है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ये याद रखना, लाइन एज इट इज पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्योंकि बहुत बार पूछ लेते हैं स्टेटमेंट, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है, इसकी जगह मान लीजिए आपको गलत करवाने के लिए वो दे देंगे अविभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, जो कि गलत है। ये यूएसए में कंडीशन लागू होती है। ठीक है, यूएसए में अपने इंडिया के विपरीत है,
यूएसए में ये है कि अविभक्त, जो विभक्त है या अविभाज्य मान लीजिए, यहाँ पर याद रखना, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है यूएसए, ठीक है। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है यूएसए, जबकि इंडिया है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। अब क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 4 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट करना है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 368, देखिए आर्टिकल 368 है, उसके तहत करना कोई ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है, संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो अब इसमें क्या बात हो सकती है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सिंपल मेजोरिटी के तहत, सिंपल मेजोरिटी के तहत आप किसी भी स्टेट का अमेंडमेंट कर सकते हो। आर्टिकल 2 राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है आर्टिकल 2 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 2 के तहत मतलब नए राज्यों का गठन करना, नए राज्यों को अपने इंडिया में प्रवेश देना। अब यहाँ पर एक कंडीशन सामने आती है कि अगर नए राज्यों का किसी भी प्रकार से आर्टिकल 3 के तहत गठन किया जा सकता है, ठीक है, और आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत, तो क्या किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट के क्षेत्र को या कंट्री के किसी भी एरिया को क्या दूसरे कंट्री को दिया जा सकता है, ठीक है। ये सबसे पहले सामने आई थी बेरुवाड़ी केस, ठीक है। ये बेरुवाड़ी केस क्या आ गया, देखिए बेरुवाड़ी केस हुआ था 1960 में, ठीक है। तो बेरुवाड़ी केस में ये हुआ था, बेरुवाड़ी संघ मामला बोलते हैं, बेरुवाड़ी यूनियन केस। तो बेरुवाड़ी पश्चिम बंगाल का एक एरिया है, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है। अब जब इंडिया आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के समय ये बेरुवाड़ी क्षेत्र पे थोड़ा डिस्प्यूट था। उस समय पाकिस्तान ही था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान की जो सीमा लग रही थी, तो वो कह रहे थे कि बेरुवाड़ी हमें दिया जाए, इंडिया कह रहे नहीं है। इंडिया के जो लोग थे वो कह रहे थे नहीं, हम नहीं देंगे। तो इंडिया की गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में केस गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि जैसे तैसे चाहे कि क्योंकि क्यों आपसी दुश्मनी ज़्यादा गहरी की जाए, ठीक है, दे जाएगा, इतने से क्षेत्र में कोई फ़र्क पड़ने वाली बात है नहीं। लेकिन उस समय लोगों ने बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट में गए। इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है, परिवर्तन करना है, किसी भी कंट्री को देना, तो आप ऐसे नहीं दे सकते। आप किसी भी कंट्री को दे दिया, ठीक है, आपको एक प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही आप आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करके ही आप किसी को दे सकते हो। ऐसे आप किसी भी कंट्री को ज़मीन नहीं दे सकते हो, ये आपकी खुद की संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है, ठीक है। तो फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में, और इसमें ये प्रोविज़न किया जाता है, ठीक है। फिर उसके तहत ये पाकिस्तान जो क्षेत्र था, ये पाकिस्तान को दिया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवाड़ी केस में। लेकिन फिर आगे चलकर इसमें एक चेंजेस आता है 1969 में, ठीक है। 1969 में चेंजेस ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी विवाद, सीमा विवाद है, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है या बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, सीमा विवाद है, ठीक है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बेसिस पर भी आप इस काम को कर सकते हो। किस बेसिस पर? एग्जीक्यूटिव बेसिस पर। एग्जीक्यूटिव बेसिस पर कर सकते हैं। तो फिर लेकिन इसमें ये नहीं था कि आप किसी भी देश को अपनी संपत्ति सौंप दो, ठीक है, अपनी ज़मीन सौंप दो, भारतीय क्षेत्र को सौंप दो, ये इसमें शामिल है। इसका मतलब आप सीमा समझौता अगर कर रहे हो, ठीक है, तो ले दे सकते हो एग्जीक्यूटिव। फिर अगर जब संशोधन किसी को थोड़ा बहुत लेना हो, किसी को देना हो, तो उस समय आपको अमेंडमेंट करना होगा, ठीक है। और ये बात फिर कब आपको देखने को मिलती है? ये बात जो 100वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश के साथ कुछ जो एरियाज थे, एनक्लेव्स थे, उनको जब एक्सचेंज किया गया था, ठीक है, लगभग 111 एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया था। एनक्लेव्स माने
कोई भी जैसे ये मान लीजिए, क्योंकि इस अपन लाइन तो ऐसे खींच देते हैं कि ये इंडियन कंट्री एकदम, लेकिन बहुत सारी ज़मीन ऐसे होती है, कहीं ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो जो ये क्षेत्र बनते हैं ना, क्योंकि ये इंडिया का एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया इन पे एक तरीके से सुरक्षा होती है, या किसी भी प्रकार से इन संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की अगर टेरिटरी हो तो इसको सीधा, जहाँ तक हो सके एकदम सीधा रखा जाए। तो इस एरिया को अपन इंडिया में ले लिया जाए, ये बांग्लादेश को दे दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी थोड़ी ज़्यादा ज़मीन उनको गई थी, लेकिन इस पर जो एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आर्मी डिप्लॉय करनी होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होती है, उनको ध्यान रखना होता है। लोग कहाँ से कहाँ आ रहे हैं उनका पता नहीं रहता, दूसरे कंट्री के विदेशी अगर बाहर से आ रहे हैं तो भी उनको मतलब इतना ज़्यादा डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता। तो इससे बेहतर ये है कि कुछ ले दे के अगर सही से किया जा सके किसी भी काम को तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए 100वें संविधान संशोधन में ये किया गया था। इसमें 4 अपने जो स्टेट थे, जैसे एक तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम की कुछ टेरिटरी थी, ठीक है, कुछ मेघालय की टेरिटरी थी और कुछ त्रिपुरा की टेरिटरी थी, ठीक है। इन 4 स्टेट्स के साथ मिलकर, क्योंकि इनकी भी अनुमति लेनी ज़रूरी थी, स्टेट्स की भी, तो स्टेट्स की भी अनुमति ली गई, सेंटर की भी अनुमति हुई, सभी ने मिलकर ये काम किया। और फिर फाइनली 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व काल में ये आपको इसमें सुधार देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए, जब 1950 में, अब कुछ स्टेट्स के बारे में हम देखते हैं। स्टेट्स जब बने थे, स्टेट्स के कुछ डिस्प्यूट्स भी हुए थे, ठीक है। इतने आसानी से तो कुछ बने नहीं थे, क्योंकि जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो 552 रियासतें थी, देसी रियासतें थी, प्रोविंसेस थे। उनको ये उनकी 3 कंडीशन रखी गई थी भारत शासन अधिनियम 1947 में, कि अगर आप, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1974, उसमें ये बात रखी गई थी कि अगर कोई भी अगर देसी रियासत है, वो अगर उसके पास 3 कंडीशन थी, अगर वो चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाए, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और चाहे तो इंडिपेंडेंट रह जाए, ठीक है। अब अगर 3 कंडीशंस थी, लेकिन कोशिश तो यही थी कि सारी की सारी टेरिटरी को दोनों में ही शामिल किया जाए, ठीक है। तो बहुत सारी जो इंडियन टेरिटरी में, जो अभी इंडिया है उसकी टेरिटरी में जो देसी रियासतें थी, लगभग सब मान चुकी थी, केवल 3 को छोड़कर। वो कौन कौन सी थी 3? एक थी हैदराबाद, सुना होगा आपने, हैदराबाद। एक था जूनागढ़, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये 3 टेरिटरी थी जो मान नहीं रही थी कि हम इंडिया में शामिल होंगे या पाकिस्तान में शामिल होंगे। हालांकि हैदराबाद अपना, क्योंकि हैदराबाद कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो फिर इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए आर्मी को उतारा गया, ठीक है। और फिर उनको वहाँ के राजा को मनाया गया कि नहीं, आपको इंडिया में ही शामिल होना पड़ेगा। फिर उन्होंने बात को मानना पड़ा। जूनागढ़ में वोटिंग के माध्यम से हुआ, और जम्मू एंड कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया गया, ठीक है। तीनों को अलग अलग तरीके से हस्ताक्षरित करवा कर इंडिया में शामिल करवाया गया। तो ये क्या हो गया? तीनों इंडिया के पार्ट बन गए। ये अलग बात है कि पीओके जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर को ऑक्यूपाई कर रखा उस क्षेत्र को, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन वैसे खैर पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का ही भाग है। अब देखिए, आपको लेफ्ट साइड में एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ एक लिस्ट दिख रही होगी। 1950 में जब ये बने थे कंट्रीज, जो स्टेट बनाए गए थे, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। देखिए, इन चारों भागों, पहले भाग में भाग के ख ग, ठीक है, या ABCD, जो भी 4 आपको समझ में आ रहे हैं, तो उनमें पहले में 9 स्टेट को रखा गया था, सेकंड में 9 को रखा गया था, थर्ड में 10 को, और जो फोर्थ है उसमें एक अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको डिवाइडेशन करके किया गया था। लेकिन फिर इतने आसानी से कोई मानने वाले थे नहीं सारे। बहुत सारी डिमांड उठने लगी कि लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का गठन किया जाए। तो लैंग्वेज के आधार पर कैसे गठन किया जाए? क्योंकि अगर लैंग्वेज के आधार पर होगा तो फिर क्षेत्रवाद के आधार पर, ठीक है, फिर अपनी कुछ हो सकता है कम्युनिटी बेसिस के आधार पर बोल दिया जाए कि हम इसी कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमें ये क्षेत्र हमारा स्टेट बना दिया जाए। फिर तो वापस वही बात होगी, देसी रियासतों को मुश्किल से तो मिला था, शामिल किया था, तो ये तो बेसिस नहीं हो सकता था। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड उठने लगी थी, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड की आंदोलन पे आंदोलन हो रहे थे। तो उसके लिए फिर एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था धर आयोग, ठीक है, धर कमीशन, एस के धर कमीशन, ठीक है। तो एस के जो धर कमीशन बनाया गया था,
एस.के. धर कमीशन। एस.के. धर कमीशन में को बोला गया था कि भाई आप बताइए क्या करना है, और ये कमेटी बनाई गई थी जून 1948 में, जून 1948, ठीक है। तो जून 1948 में जब कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948। इन्होंने कहा था कि नहीं, लैंग्वेज बेसिस पर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज बेसिस पर बनाना सही नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। आंदोलन तीव्र हो गया चारों तरफ से, मतलब इतनी ज़्यादा भूख हड़ताल होने लगी थी कि लोग मतलब उग्र हो रहे थे। तो फिर एक नई कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं JVP कमेटी, ठीक है, JVP कमेटी, याद रखना वो कमीशन बोला गया था, इसको कमेटी बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पर थी, पहली कौन सी बनी थी, एस.के. धर कमेटी। दूसरे नंबर पर JVP कमेटी, जे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी का पट्टाभी सीताराम भैया। ये कमेटी भी बनी। ये कमेटी जैसे ही ख़त्म हुई उसके कुछ ही दिनों के बाद दिसंबर 1946 में ही बनी थी, ठीक है। और 3-4 महीने बाद जैसे अप्रैल 1949 में 48 अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी थी। और इन्होंने भी इस बात को नहीं माना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर किसी भी स्टेट का गठन किया जाना चाहिए। अब देखिए साउथ इंडिया में इतने ज़्यादा मूवमेंट चल रहे थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र गति से मूवमेंट चल रहे थे कि हमें अलग स्टेट बनाना ही बनाना है। और वहीं पर मद्रास में एक बहुत ज़्यादा तीव्र आंदोलन हुआ जिसमें तेलुगु भाषी जो लोग थे, तो तेलुगु भाषी लोग थे वो कह रहे थे कि हमें अलग ही बनाना है। और उसमें उसको अलग बनाने के नाम पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु थे। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। अब भूख हड़ताल कर दी थी, अरे पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल कर दी थी, और भूख हड़ताल करने की वजह से इनकी 56 डेज के बाद डेथ हो गई थी, ठीक है, 56 डेज के बाद डेथ हो गई थी। और आपको पता है क्योंकि उस समय गांधी जी का ये बहुत बड़ा हथियार था और लोगों ने फिर इसको अपना लिया था। तो इसकी वजह से आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि गवर्नमेंट को ये बात माननी ही पड़ी थी। उस समय के जो लीडर्स थे उनको बात माननी पड़ी थी कि ठीक है, हम अब आपकी डिमांड को स्वीकार करते हैं, ठीक है। और उसकी डिमांड के बेसिस पर 1953 में, अक्टूबर 1953 में, ठीक है, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। किस बेसिस पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, याद रखना, तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग किया गया था, ठीक है, जो मद्रास स्टेट था उससे अलग कर दिया गया था आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिर से एक नई कमेटी बनाई गई, 3rd नंबर कमेटी। उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग, कमीशन बनाया गया था फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली कमीशन। अब फजल अली कमीशन को बोला गया कि देखिए क्या करना चाहिए। तो इसमें और 2 अन्य सदस्य थे, एक तो ये थे, उसके साथ में जो 2 अन्य सदस्य थे वो एक तो थे के.एम. पणिकर, ठीक है, याद रखना, पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन इनके सदस्य थे। तो फजल अली आयोग में के.एम. मणिकर हो गया, H.N. कुंजरू हो गया, दूसरा हो गया H.N. कुंजरू, ठीक है, H.N. कुंजरू। तो ये 3 मेंबर थे। इन तीनों मेंबरों ने फिर इस बात को तो पूरी तरीके से तो नहीं स्वीकार, उन्होंने मुख्य बेस रख दिया गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अपन स्टेट का गठन करेंगे, ठीक है। इन्होंने आधार रखा लिंग्विस्टिक बेसिस को, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर रखा जाएगा, ठीक है, बेस रखा लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लेकिन इन्होंने ये बात कही कि इसके लिए कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होगी, ठीक है, उनको ध्यान रखना होगा, निम्न फैक्टर्स को। पहला फैक्टर इन्होंने बताया कि देश की एकता व सुरक्षा की, ठीक है, उसका संरक्षण होना चाहिए, वो अनुरक्षण होना चाहिए उसका, ठीक है, प्रोटेक्शन होना चाहिए। फिर दूसरा है कि भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता को बना रखा जा सके। ये नहीं कि एक छोटी सी भाषा है उसके बेसिस पर ही पूरा स्टेट क्रिएट कर दिया गया, ठीक है।
तीसरा वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक जो काम है उनके साथ तार्किकता होनी चाहिए, तर्क के साथ। ये नहीं कि बिना रेशनैलिटी के कुछ भी स्टेट को बना दिया, लोगों के प्रेशर में आकर आप सब कुछ ही क्रिएट करते जा रहे हो, ये नहीं। प्रशासनिक रूप से भी देखना है कि प्रशासनिक रूप से इनको अलग करना, आर्थिक रूप से क्या वायबल है ऐसा कुछ करना, तब तो हम इसका गठन करेंगे, अदरवाइज नहीं गठन करेंगे। ठीक है। और फिर जो फाइनली ये था कि लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए काम। ठीक है। लोग ऐसे नहीं कि कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान उठाना पड़े। ठीक है। लोगों का कल्याण होना भी जरूरी है। तो ये 4 कंडीशन उन्होंने रखी थी कि इन 4 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हो तो फिर आप स्टेट का गठन कर सकते हो। ठीक है। और फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 16 स्टेट का अगर इसी बेसिस पर आपको गठन करना है तो 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज का गठन कर दिया जाए। फजल अली आयोग, तो आपको पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग ने रिकमेंडेशन की थी, तो रिकमेंडेशन में ये कहा था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, उनका गठन कर दीजिए। तो फिर इसी बेसिस पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, फजल अली आयोग के सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 फजल अली आयोग की सिफारिश के बेसिस पर लाया गया था और उसमें लगभग वो बातें मान ली गई थी कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। ठीक है। और 7वां संविधान संशोधन बोलते हैं उसको। ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। फिर उसके तहत 14 स्टेट, ठीक है, आप साइड में लिस्ट देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में आपके एक लिस्ट आ रही होगी जो उस समय स्टेट बनाए गए थे। 14 स्टेट थे, ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। ठीक है। तो जो स्टेट दिखा रहे होंगे आपको, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, ठीक है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तो ये सारे स्टेट थे और इससे 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। ये उस समय 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए गए थे। फिर उसके बाद तो धीरे धीरे गठन का मतलब दौर चलता गया। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात बनता है, दादर नगर हवेली बनती है, ठीक है, गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाते हैं, फिर उसके बाद में स्टेट का दर्जा देते हैं, है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेट बनते गए। तो उनकी आप देखिए, ये लिस्ट है पूरी आपके सामने। ठीक है। ये पूरी लिस्ट आप देख लेना कौन कौन से, मतलब एक सीक्वेंस में पहले किसका गठन हुआ, उसके बाद में किसका, उसके बाद में किसका, ताकि आपको याद करने में क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहले किसका गठन हुआ था, उसके बाद में किसका गठन हुआ था, तो वहाँ पर आपको ये काम आएगी ये लिस्ट। तो पूरे अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है। अब अभी कितने स्टेट हैं? अभी अगर आपको पता हो 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्यों 28 कैसे? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको पहले स्टेट था तो 29 थे। जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया? जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया। तो यूटी बना दिया गया है तो 2 यूटीज बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। तो इसका मतलब अब क्या होना चाहिए? 7 और 2 9 होने चाहिए थे, लेकिन 8 कैसे हो गए? तो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, उनको अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वो एज इट इज़ है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ये आपके सामने 8 यूनियन टेरिटरीज है, बाकी 28 स्टेट्स हैं। तो ये एक स्टेट्स के बारे में, जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो प्रोविजंस कर रखे हैं, उनके बारे में सारे प्रावधान थे। तो कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है। जैसे आर्टिकल 371, ठीक है, आर्टिकल 371 में, आर्टिकल 371, ठीक है, आर्टिकल 371 में, आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 371 जे तक स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में को स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में उनको रखा गया है, स्पेशल कुछ प्रोविजंस दे रखा है उनको, ताकि स्पेशल प्रोविजंस में जैसे कि अगर वो क्योंकि वो स्टेट्स हैं, ताकि वो डेवलपमेंट अपना कर सके कुछ अलग से, तो उनको जैसे एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दी गई। ठीक है। उनका कोई टैक्सेस वगैरह उनमें छूट दे दी गई, या उनको स्टेट को अगर लेना हो, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स है तो उन स्टेट को छूट दे दी गई। इस प्रकार से इनको क्या किया था, स्टेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ स्टेट्स को, क्योंकि ये स्टेट्स या तो हिली एरियाज़ वाले स्टेट हैं या कुछ ऐसे स्टेट्स हैं
ठीक है। जैसे कि इनमें कौन कौन से स्टेट शामिल है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड हो गया, असम, मणिपुर, ठीक है, आंध्र, तेलंगाना, मिजोरम, ये इस प्रकार के स्टेट्स में शामिल कर रखे आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 370J तक। वहीं अगर देखा जाए 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंडर जो भी स्टेट्स आएंगे, मतलब ये शेड्यूल्ड एरिया वाले स्टेट्स हैं, तो इनमें जो स्टेट शामिल होते हैं उनको भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस कर रखे हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि ये इनके लिए कुछ अलग से स्पेशल प्रोविजंस है, तो इनको 5वीं और 6ठी अनुसूची में, तो ये हम क्या करेंगे 5वीं और 6ठी अनुसूची जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इनके बारे में डिटेल से कि कौन इनको जो भी शेड्यूल्ड एरिया है उनको कौन घोषित करता है, कौन डिक्लेयर करता है, किस आधार पर इनको डिक्लेयर किया जाता है, किस आधार पर इनको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, इनके लिए कोई कमीशन वगैरह है, तो इनके लिए जो प्रोविजंस है उनको हम आगे वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों इतना ही होगा, सॉरी इतना ही है इसमें यूनियन एंड टेरिटरीज़ में। तो दोस्तों आज इसमें यूनियन एंड टेरिटरीज़ का जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।